आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के एग्ज़ाम में साइंस के उन 40 प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके इस बार के एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से बार बार साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 15 मिनट में हम 40 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस के अनुसार 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में साइंस के। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनकी प्रकृति हमेशा अनुदैर्ध्य होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, अनुदैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं कि इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकते हैं, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, सभी कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें से एक ही कथन सत्य है आपका कि ये 0 डिग्री पे इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, बाकी आपके सब गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है, तो अवसर्व तरंगों की आवृत्ति बताना है। तो जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होगी, क्या 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर 1, उन तरंगों को अपन क्या बोलेंगे, अवसर्व तरंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, पाराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है। तो श्रव्य तरंगे जो है ना, इनकी आवृत्ति आपको बताना है क्या होती है। तो पाराश्रव्य जो होता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर निकल जाए, यानी अधिक हो जाए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, वो पाराश्रव्य हो जाएगी, क्योंकि मानव जो कान है वो आपके 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, पाराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा तो पाराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती हैं, सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी नहीं सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पाराश्रव्य तरंगे वही होती हैं, मैंने आपको बताया, जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं जिनकी आवृत्ति, तो उसको कभी भी मनुष्य नहीं सुन पाते। ठीक है, तो नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया। तो सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था। तो याद रखना, गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर पाराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। नेक्स्ट है, शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो सबको पता होना चाहिए, चमगादड़ हो चाहे डॉल्फिन हो, ये लोग अपने शिकार को पता लगाने के लिए एक ही चीज़ का यूज करते हैं, वो आपका है प्रतिध्वनि का निर्धारण। ये करते हैं कि ध्वनि लौट के कहाँ से आ रही है, और वहीं से क्या करते हैं, इनको दिखता नहीं है, ये तरंगों के माध्यम से ही अपना शिकार करते हैं। नेक्स्ट है, कीड़ों तथा हानि पहुंचने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कीड़े वगैरह है या फिर घर को जो हानि पहुंचाते हैं, उन तत्वों को अगर दूर भगाना है घर से, तो क्या यूज करेंगे, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें हम बेसिकली वेव्स को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, मैकेनिकल में। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तात्व यानी पिच जो है किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना, ध्वनि की जो पिच है ना, हमेशा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसका SI मात्रक हर्ट्ज है। नेक्स्ट है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग करते हैं। तो विमान के अंदर अगर सफाई करना है आंतरिक भागों को, तो याद रखना पाराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती हैं, ऊपर की होती हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है। तो अभी मैंने बताया, ये क्या कहलाती है आपकी श्रव्य या ऑडिबल, यानी कि आप जो है, मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, तो इसे श्रव्य या ऑडिबल बोलोगे, सुनी जा सकने वाली। तरंग का वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध है। तो याद रखना, v बराबर n लैम्डा। ठीक है, यही संबंध होता है आपका वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में। नेक्स्ट, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों। तो चंद्रमा पर देखो, धरातल से दूर जो चंद्रमा पर विस्फोट इसलिए सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं होगी, तो क्योंकि जो ध्वनि है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम चाहिए, हवा जैसा माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जब वायुमंडल नहीं होगा तो ध्वनि ही नहीं सुनाई देगी, चाहे कितना भी विस्फोट हो। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं, क्योंकि। तो चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं, देखो दिखता नहीं उन्हें, फिर भी उड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो करते हैं अति तीव्र ध्वनि जो है ना, तरंगे पैदा करते हैं, जिससे उसकी नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से तरंगों के माध्यम से ही, उनकी प्रतिध्वनि के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि आगे कोई अवरोध है या नहीं है, और अपनी दिशा बदल लेते हैं।
नेक्स्ट आपका कथन और इसका कारण वाले हैं। कथन है कि चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु से बिना टकराए ही उड़ जाता है, और दूसरा है आपका कि चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से राइट बताना है। तो इनमें से राइट ये होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। देखो चमगादड़ जो होते हैं ना, चमगादड़ रात में बिना टकराए उड़ तो सकते हैं लेकिन इंफ्रासोनिक नहीं। वो तरंगे कौन सी होती हैं आपकी अवसर तरंगे होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की होती हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। सिंपल सा बात ये पूछा है कि ध्वनि का दाब यानी प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो जब आप दाब बढ़ाओगे तब ध्वनि में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब भी ध्वनि की चाल जो है वायु में कितनी रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्न द्रव्यों में ध्वनि का सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि कहाँ सबसे तेज यात्रा करेगी आपको बताना है। तो इनमें से स्टील, वायु, निर्वात और जल। जो आपका स्टील होता है ना, इसमें ध्वनि बहुत ही तेज जाती है कंपन के माध्यम से, ठीक है, तो सबसे तेज स्टील में हो जाएगी। अगला है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। देखो जब कभी भी मौसम ख़राब होता है तो पहले अपन को चमक दिखाई देती है आकाश में बिजली की, फिर उसके बाद उसकी गर्जना बहुत समय बाद सुनाई देती है। इसका एक ही कारण है कि जो प्रकाश की चाल है ना, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, यानी कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ठीक है, इसलिए अपने को पहले प्रकाश दिखता है फिर ध्वनि दिखती है, मतलब ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर आप बोलोगे, होता तो 332 है लेकिन 330 लगभग आप बोल सकते हो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा तीव्र किस में चलेंगी, मैंने बताया अभी कि स्टील में। तो देखो स्टील क्या है, ठोस है, तो ठोसों में सबसे तेज़ गति से ट्रांसफॉर्म करेंगी एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसके बाद तरल और गैस, ठीक है। नेक्स्ट है और निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती है, ये भी याद रखना है, प्रकाश चल पाता है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है आपको बताना है, तो याद रखना ध्वनि का वेग जो है ना भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा लेकिन भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न, द्रव है तो अलग होगा, गैस है तो अलग होगा। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है ना, तो कौन से माध्यम में ध्वनि की एक तरह से गति अधिकतम होगी, तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र होगा ध्वनि का वो होगा आपका ठोस में, और इसमें से ठोस ढूंढ लो, लोहा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेशर या आर्द्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि के साथ, मैंने पहले ही बताया। लेकिन तापमान बढ़ने से और ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, मैंने ये भी आपको बताया है। और इसके अलावा आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु की ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग होता क्या है, तो देखो जो वायु है ना उसमें ध्वनि का वेग अगर आप तापमान को घटाओगे तो घटेगा, तापमान की घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन वाला है आपका ये क्वेश्चन कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है, कारण क्या है। तो प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों का चाल की तुलना बहुत कम है। देखो बिल्कुल गलत बात है, मैंने अभी आपको बादल गरजने वाला बताया कि होता क्या है कि प्रकाश पहले उसकी चाल ज़्यादा होती है, ध्वनि की कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं कि प्रकाश की चाल जो है ना ध्वनि की चाल की तुलना में ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, ध्वनि की कम होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही नहीं होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, जो हाइपरसोनिक जो अपने विमान है कैसे उड़ते हैं। तो देखो हाइपरसोनिक विमान जो है ना ध्वनि की चाल से अधिक चाल होती है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा चाल होती है हाइपरसोनिक विमानों की। नेक्स्ट वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग
इन दोनों को कहेंगे क्या, तो मैक संख्या कहते हैं, मैक नंबर बोलते हैं। जो वस्तु का वेग है, यानी कोई भी वस्तु है उसका वेग v1 मान लो और ध्वनि का वेग v2, इनके अनुपात को मैक नंबर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो देखो वायुयान में होता है, देखो वायुयान में जो वस्तु का वेग यानी वायुयान का वेग और ध्वनि का वेग, इन दोनों को जो नापते हैं ना, तो उनके अनुपात को मैक नंबर से नापते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण जो है ना हमेशा डेसीबल में मापते हैं। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कितने डेसीबल से अधिक की ध्वनि मानव कानों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसीबल की ध्वनि की तीव्रता होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती क्या कहलाती है, तो याद रखना तारकत्व जो होता है ना मादा में कम होता है और आपका मेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, तारकत्व ही यानी पिच जो होता है कंठ का, जैसे कि आपको पता है कि मेल की आवाज़ मोटी होती है इसी कारण। ठीक है, तारकत्व कारण। अगला है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। अभी मैंने बताया तारकत्व जिसको आप पिच भी बोलते हो, मोटी और पतली पिच। नेक्स्ट है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, देखो महिलाओं की आवाज़ का तारकत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगर पिच अधिक होगी तो महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होगी यानी तीखी होगी, जबकि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है। सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे की आवाज़ तीखी यानी तारकत्व तो अधिक होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की आवाज़ का जो तारकत्व है ना पुरुष की आवाज़ की तारकत्व की तुलना में क्या होगा, अधिक होना चाहिए, कम नहीं अधिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 लगाना है इसका। ठीक है, ये वाला बी, कि बच्चों की आवाज़ की तुलना में पुरुष की आवाज़ की तारकत्व की तुलना अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, सिंपल सी बात है, स्त्रियों की आवाज़ का तारकत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, तो तारकत्व तो अधिक होगा तो इसका आवृत्ति भी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न अंतर के कारण किया जा सकता है। सितार और बांसुरी अगर एक साथ बता रहे हो तो उनका जो भेद है ना केवल उनकी ध्वनि की गुणता देख के बता सकते हो किस तरह का तारकत्व है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, तो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा पोलराइजेशन ध्रुवण नहीं कर सकते हो वायु में। ठीक है, ध्वनि तरंगों का। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता, तो याद रखना लगभग 95 या 90 कहीं कहीं होता है, इससे ज़्यादा डेसीबल में ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज़ जब उड़ते हैं ना तो इनके द्वारा बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत तेज़ इनकी आवाज़ रहती है और मैक नंबर द्वारा इनकी ध्वनि को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं रिपीटेड नहीं है, इफेक्ट वाला है। कि नज़दीक आ रही है तो रेलगाड़ी की जो सीटी हॉर्न बजती है ना उसकी आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर यह घटती है, कौन सी घटना है, तो याद रखना पास आएगी तो आवाज़ बढ़ेगी, डॉपलर प्रभाव है, सिंपल सी बात है, और दूर जाएगी तो घटेगी। ठीक है, तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेगमेंट और साइंस की हमने बेसिकली यहाँ पे तरंग जो है वेव्स के क्वेश्चनों को कवर किया है। जिस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा कि साइंस का कौन से टॉपिक के क्वेश्चन कराना है, उसको हम यहाँ पे करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक